हेलो स्टूडेंट्स, टारगेट आईडी सीरीज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एडवांस की प्रिपरेशन को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि अपना आईओसी का लास्ट लेक्चर रहने वाला है, उसमें हम लेकर आ गए हैं मेटलर्जी यानी कि धातु क्रम। तो धातु क्रम बेसिकली क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर है। अब तो खैर हटा दिया एनसीईआरटी वालों ने, लेकिन क्लास 12 का चैप्टर था ये। और इसमें से एक क्वेश्चन एडवांस में आ सकता है और नहीं भी आ सकता, बट आएगा तो एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। थोड़ा सा याद करने वाला चैप्टर है, फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें समझने वाली भी होती है, जैसे कि एलिंगम डायग्राम वगैरह जो है, या इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, वहाँ थोड़ा लॉजिक भी लगता है। अदरवाइज मोर और लेस ये चैप्टर जो है याद करने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर को, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। संग्राहक के वे पदार्थ है जो सल्फाइड एस से जुड़कर उन्हें जल प्रतिकृष्टि बनाते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ संग्राहक के रूप में कार्य करता है? देखो, जो सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि होती है, खासतौर पे जो झाग प्लवन विधि होती है, फ्रथ फ्लोटेशन मेथड, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हम सल्फाइड अयस्क को जब पानी में और उसके अंदर थोड़ा चीड़ का तेल मिला के उसका जो वो बनाते हैं, प्लवन बनाते हैं, झाग बनाते हैं मतलब, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो एस्क सल्फाइड की जो एस्क होती है, हम चाहते हैं कि वो ऊपर झाग में आ जाए, ताकि हम उसको वहां से निकाल के उसका सांद्रण कर सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वैसे सल्फाइड गैस जो है पानी में रहती है नीचे, लेकिन हम चाहते हो पानी में नहीं रहे और ऊपर आ जाए झाग के अंदर, तो उसको जल विरागी बनाना पड़ेगा, जल से प्रतिकृषण करवाना पड़ेगा। तो जल से प्रतिकृषण करवाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर संग्राहक मिला लेते हैं। वो संग्राहक जो है वो आपके पास में कई प्रकार के हो सकते हैं। वो संग्राहक क्या करते हैं, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, चिपक के उसको हाइड्रोफोबिक बना लेते हैं, जिससे वो झाग के अंदर आ जाती है पानी में से निकलकर। तो संग्राहक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सोडियम एथिल जेंथेट। यही आपका पहला ऑप्शन ही, ये आपका संग्राहक का एग्जाम्पल है। इसमें और भी है, चीड़ का तेल भी हो सकता है यहाँ पर, चीड़ का तेल, पाइन ऑयल जिसको बोलते हैं, वो भी संग्राहक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। बट सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है सोडियम एथिल जेनेट का। ठीक है, अगला सवाल। डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, कार्नेलाइट, तीनों से कौन सी धातु का निष्करण किया जा सकता है? तीन अयस्क दे रखी है, आपको पूछा कि तीनों में से ऐसा कौन सा धातु है जो तीनों में से निकाला जा सकता है। तो पहले तो तीनों के फॉर्मूले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी धातु प्रेजेंट है। डोलोमाइट जो होता है वो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। मैग्नीसाइट होता है खाली मैग्नीशियम कार्बोनेट। कार्नेलाइट होता है KCl.MgCl2.6H2O। अब इन तीनों के अंदर जो कॉमन धातु है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम तीनों में कॉमन धातु है। तो तीनों में से एक कॉमन एलिमेंट जिसका हम निष्कर्षण यहां से कर सकते हैं वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को इनसे निकाला जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट दे रखे चार यहां पर, और आपसे पूछा कि कौन सी वाली स्टेटमेंट गलत है। यहां पर सिल्वर ग्लास मुख्यतः सिल्वर सल्फाइड रखता है। सही बात है भैया, सिल्वर ग्लास जो होता है वो सिल्वर का एक अयस्क होता है जिसके अंदर प्राइमरी तौर पे Ag2S होता है, और Ag2S आपको पता है सिल्वर सल्फाइड को ही बोलते हैं। स्टेटमेंट 100% करेक्ट है। गोल्ड मूल अवस्था में पाया जाता है। हाँ, देखो, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व होते हैं, खासतौर पे धातुओं की बात करें, तो धातु दो रूप में पाए जा सकते हैं। या तो मूल रूप में पाए जाएंगे, मूल रूप मतलब मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, या फिर उस संयुक्त अवस्था में पाए जाएंगे। अगर धातु की क्रियाशीलता कम है, कम क्रियाशील धातु है, तो वो मूल अवस्था में पाया जाएगा, शुद्ध अवस्था में पाया जाएगा। जैसे सिल्वर है, सिल्वर तो खैर कम मतलब मूल अवस्था में मिलता भी है और संयुक्त में भी मिलता है, लेकिन गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये दो ऐसे एलिमेंट है जो मुख्य तौर पे मूल अवस्था में पाए जाते हैं। मूल अवस्था मतलब फ्री स्टेट, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। टिन स्टोन ऑक्साइड, टिन स्टोन ऑक्साइड अयस्क है। हाँ सही बात है, टिन जो स्टोन होता है अपने पास में SnO, वो एक ऑक्साइड अयस्क होता है, करेक्ट बात है। चाल्कोसाइट कहा है CuFeS2, ये गलत हो गया। ये चाल्कोसाइट नहीं बेटा, चाल्कोसाइट तो CuS2 होता है खाली, ये चाल्कोपाइराइट। तो ये ना, ये इसके लिए चाल्कोपाइराइट लिखना चाहिए था, चाल्कोपाइराइट। यहां इन्होंने मिस्टेक कर दी है, तो ये वाला गलत कर दिया है, ये वाला यहां पे बेटा गलत हो गया, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है।
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है सही सुमेल का चयन कीजिए। आपको कुछ यहाँ पे वो अयस्क दे रखी है और कुछ विधियां भी दे रखी है शायद इनकी सांद्रण की, और पूछा है कि यहाँ अयस्क है और वहाँ सांद्रण की विधियां हैं। पूछा कौन सी विधि से किसको अलग कर सकते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, सिल्वर सल्फाइड है। आपको पता है जितनी भी सल्फाइड अयस्क होती है, चाहे वो सिल्वर सल्फाइड हो या चाहे जिंक सल्फाइड हो चाहे वो लेड सल्फाइड हो, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की मुख्य विधि होती है फ्रथ फ्लोटेशन मेथड, झाग प्लवन विधि। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को जो है पानी के अंदर और किसी विशेष प्रकार के तेल के अंदर मिला के उसके झाग बनाते हैं। झाग में से जो अयस्क के कण होते हैं वो झाग में आ जाते हैं और पानी के साथ में अशुद्धियाँ रह जाती है। फिर उस झाग को ऊपर से निकाल के सुखा के उसमें से शुद्ध अयस्क प्राप्त की जाती है। सॉरी बेटा, तो इसको बोलते हैं झाग प्लवन। तो ये सल्फाइड अयस्क के लिए लागू होती है झाग प्लवन। इसके बाद आता है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण उन अयस्कों के सांद्रण में काम आती है। थोड़ा मेरा गला खराब है आज तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, कोई नहीं आप लोग मैनेज कर देना। तो बेटा देखो, आयरन क्रोमाइट, आयरन की क्रोमाइट जो है चुंबकीय पृथक्करण की बात कर रहे थे। चुंबकीय पृथक्करण उन अयस्कों के सांद्रण में काम आती है जिसमें या तो अयस्क खुद या अशुद्धि दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति की हो। अगर दोनों में से कोई एक चुंबकीय प्रकृति की होगी और उसको हम जो है चुंबक के संपर्क में लेकर आएंगे तो चुंबक उसको खींच लेगी। चाहे वो अगर अयस्क चुंबकीय होगी तो अयस्क को खींच लेगी और अगर अशुद्धि चुंबकीय होगी तो अशुद्धि को खींच लेगी। तो ये जो है ये अपने पास में आयरन के जो अयस्क होते हैं वो सारे के सारे चुंबकीय प्रकृति के होते हैं, तो उनके लिए चुंबकीय पृथक्करण की विधि प्रयुक्त होती है। फिर आता निक्षालन। निक्षालन बेटा जिसको बोलते हैं लीचिंग। निक्षालन जो है ये अपने पास में बेसिकली एल्यूमिना जो होती है अपने पास में एल्यूमिनियम की जो अयस्क होती है उसके लिए काम। हालांकि निक्षालन जो है लो ग्रेड कॉपर के लिए, सिल्वर के लिए, उनके लिए भी काम आती है, लेकिन इसको एल्यूमिना के लिए भी यूज में करा जा सकता है। ये दोनों बेटा अपने पास में जो होती है ये भौतिक विधियां होती है। निक्षालन रासायनिक विधि होती है। इसमें निक्षालन में क्या करते हैं, कोई दूसरा कंपाउंड मिला के फिर उससे बाहर हटाते हैं, उसको प्रतिस्थापित करते हैं, तो इसको निक्षालन बोलते हैं। तो अपने पास में कौन सा मैच हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा बी और वाई का ए, जेड का सी। ऑप्शन अपने पास में बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला सवाल है कौन से खनिज का नाम गलत है। यहाँ पर 4 खनिज दे रखे हैं, उनमें से गलत नाम पूछा है। तो बॉक्साइट तो Al2O3.2H2 सही होता है। चाल्कोसाइट Cu2S बिल्कुल करेक्ट होता है। क्रायोलाइट NaFAlF, क्रायोलाइट का हाँ 3NaF.Al, अच्छा ओके, हाँ अलग तरीके से लिखा, सही बात है। इसका वैसे तो ऐसा लिखना चाहिए Na3 और AlF6, AlF6 ऐसा होना चाहिए, Na3 AlF6। बट ठीक है उसको इस रूप में लिखा, अलग लिखा, पहले 3NaF अलग लिख के फिर डॉट लगा के फिर AlF3 लिखा है, वो भी करेक्ट है, कोई बात नहीं। फेल स्पार, फेल स्पार बेटा ये नहीं होता है। ये अपने पास जो फॉर्मूला इसने दे रखा है ये बेराइल का दे रखा है। ये किसका दे रखा है, बेराइल का फॉर्मूला दे दिया है। ये फिलिस का फॉर्मूला नहीं है, ये फिलिस का फॉर्मूला नहीं है, ये बेराइल का फॉर्मूला दिया है, तो ये अपने पास में गलत है। ठीक है, फेल्सपार जो होता है वो क्या होता है, कैल्शियम का सिलिकेट होता है, Ca3Si2O8 इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला होता है। ये अपने पास में कैल्शियम का कंपाउंड होता है, उसको फेल्सपार बोलते हैं, ना कि अपने पास में ये बेराइल होता है। बेराइल वही अपने जो रूबी और एमराल्ड आपने पढ़ा होगा उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा बेराइल। बेराइल क्या होता है, बेराइल पन्ना होता है, पन्ना, हरे रंग का पन्ना एक रत्न होता है, उसके अंदर ये उसका मुख्य घटक बेराइल होता है। ठीक है बेटा। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कासन होता है। देखो जिंक ब्लेंड जो होती है, जिंक ब्लेंड जो है ये है जिंक ब्लेंड। पहले यहाँ पे ये देखो पहली बात ये सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को आपको जो है ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सल्फाइड ओर को आपको ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करना, क्योंकि डायरेक्ट सल्फाइड ओर से जिंक को निकालना या किसी धातु को निकालना बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, तो पहले इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे गर्म करके, जिसको हम बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं बेटा,
भर्जन बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग करेंगे इसकी, रोस्ट करेंगे तो ये जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और जिंक ऑक्साइड बन जाए उसके बाद में हम इसका अपचयन कर लेंगे। अपचयन करने के लिए कोई आपने अपचायक ले लिया, कार्बन या मोनोऑक्साइड जो भी लिया, तो इसका अपचयन हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस, पहले भर्जन करेंगे फिर कार्बन के साथ में अपचयन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो अपने पास में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न कथनों का अवलोकन कीजिए। भर्जन किया जाता है, भर्जन के बारे में 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, उनके अवलोकन करके बताना है कि कौन सा वाला पॉइंट करेक्ट है। सल्फाइड एस से धातु ऑक्साइड तथा धातु सल्फेट में रूपांतरण के लिए, हाँ सही बात है। जो अपने पास सल्फाइड एस्क होती है, जैसे मान लो कोई मेटल सल्फाइड है, उसको आप ऑक्सीजन में कन्वर्ट, ऑक्सीजन के साथ में गर्म करके उसको उसको आप ऑक्साइड में, जो भी ऑक्साइड बनेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ M2 ही बनेगी, कुछ भी बन सकती है, MXOY, और साथ में धातु का सल्फेट बन जाता है, ये करेक्ट बात है। जल योजन का जल निष्कासित करने के लिए, नहीं भाई, जल निष्कासित करने वाली कोई बात नहीं होती है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वाष्पशील पदार्थ हटा सकते हैं, बट जल योजन वाला जल जो होता है, जल योजन का जल पता कौन सा होता है? किसी यौगिक के अंदर जो डॉट के बाद में H2O लगा होता है उसको बोलते हैं जल योजन का जल, उसको निष्कासित नहीं कर सकते भोजन द्वारा। कार्बनिक पदार्थों का वाष्पशील पदार्थों में गठन के लिए, कार्बनिक पदार्थ वगैरह हो गए या फिर उसमें कोई छोटी मोटी जल वाष्प होगी, उसको जरूर हटा सकते हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक और अपने पास में आर्सेनिक, आर्सेनिक तथा सल्फ्यूरिक अशुद्धियों को इनके ऑक्साइड के रूप में अलग करने के लिए, आर्सेनिक तथा सल्फ्यूरिक अशुद्धियों को इनके ऑक्साइड के रूप में अलग करने के लिए, ये स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि आर्सेनिक और सल्फाइड की जो अशुद्धियां होती है वो इसमें ऑक्साइड के रूप में शायद मेरे ख्याल से नहीं निकलती है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया अपने पास में। करेक्ट है वो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ बेटा देखो, इसमें एक चीज है, आर्सेनिक और सल्फ्यूरिक जो होता है, ये सल्फ्यूरिक की बजाय आपको यहाँ पे सल्फर की अशुद्धियां अगर इसने कहा होता, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात नहीं, ये सल्फर की अशुद्धियां हैं, ठीक है, उसको आप ऑक्साइड के रूप में अलग कर सकते हो, क्योंकि आर्सेनिक और सल्फर जो है उसकी जो अशुद्धियां हैं, जैसे SO2 हो गया या AH2O3 हो गया, वो वाष्पशील होती है, उनको आप अलग कर सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर बनना चाहिए 1, 3 और 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल से, टाइपो के ऊपर एरर रखी है, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे 1, 3 और 4 इस तरह से, यहाँ 3 है ये, ठीक है, 1, 3 और 4। अगला क्वेश्चन, भट्टियों में ताप निरोधक पदार्थ प्रयुक्त होते हैं क्योंकि, देखो जो भट्टियां होती है जो जिसमें लोहे का निष्कर्षण करते हैं या कॉपर का करते हैं, उसमें जो भट्टी होती है ना, उसमें कुछ ऐसा पदार्थ लगा होता है जो ताप निरोधक होता है। कारण क्या होता है? क्योंकि भट्टी में बहुत ज्यादा तापमान पे चीजें गर्म की जाती है, तो अगर उसमें ताप निरोधक पदार्थ नहीं डालेंगे तो वो जो पदार्थ डालोगे वो गल जाएगा, वो खुद खराब हो जाएगा। इसलिए जो भट्टियां होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस हो या ब्लास्ट फर्नेस हो, कोई सी भी हो, उसमें जो लाइनिंग होती है वो बेटा वो हीट रेजिस्टेंट कंपाउंड की होती है। तो वो क्या करते हैं, उनके उनकी खास बात क्या होती है कि उच्च तापमान भी सहन कर सकते हैं, इसलिए उनको वहां पे लगाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन से गलित मिश्रण के वैद्युत अपघटन द्वारा एल्यूमिना से एल्यूमिनियम निष्कर्षित किया जाता है? देखो, एल्यूमिना से आपको एल्यूमिनियम चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एल्यूमिना से आपको एल्यूमिनियम धातु मिल जाए, तो फिर उसमें से आपको जो है ऑक्सीजन निकालना पड़ेगा, खाली एल्यूमिनियम चाहिए तो इसको क्या करते हैं, एल्यूमिना को पहले, वैसे एल्यूमिना की जो एस्क होती है इसको बॉक्साइट कहते हैं, तो पहले इसको क्या करते हैं, पिघलाते हैं, संगलित करते, गलाते हैं, गला के एक उसमें कंटेनर में डालते हैं, बड़ा सा सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें डालते हैं, फिर उसमें 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ठीक है, और फिर इसका करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन। लेकिन इसमें समस्या ये होती है कि एल्यूमिना का जो अपने पास में वो बनता है, घोल बनता है, जो इसका संलग्न बनता है, वो बहुत अच्छा सुचालक नहीं होता है। विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होती तो है बट बहुत कम होती है। तो हमें क्या करनी है, इसकी विद्युत चालकता बढ़ानी होती है। तो विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए हम इसमें 2 कंपाउंड मिलाते हैं, एक तो मिलाते हैं फ्लोरोस्पार और एक मिलाते हैं क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट तो होता है Na3Al(F6) और फ्लोरोस्पार होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों इसके अंदर मिलाया जाता है। ये दोनों बेटा क्या करते हैं, एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसको डिक्रीज कर लेते हैं, उसको डिक्रीज कर लेते हैं, और उससे जो है एल्यूमिनियम निष्कर्षित हो जाती है।
एल्यूमिनियम निष्कासित हो सकता है। ठीक है, मतलब उसमें आसानी से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा और जिससे एल्यूमिनियम का निष्कासन आसान हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यहां पर इन्होंने मिस्टेक करके 4 कर दिया है कंफ्यूज करने के लिए। आपको याद रखना क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है, फ्लोरोस्पार CF2 होता है। ये दोनों पदार्थ एल्यूमिना का वो जो क्या बोलते हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको कम कर लेते हैं और साथ में चालकता बढ़ा लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी कम करते हैं और कंडक्टिविटी भी बढ़ा, दोनों काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुओं के शुद्धिकरण की वान आर्केल विधि में धातु किस में रूपांतरित होता है? देखो वान आर्केल विधि में क्या करते हैं, कोई भी अशुद्ध मेटल लेते हैं, इम्प्योर मेटल, उसको आप क्या करोगे किसी कंपाउंड के साथ में, किसी एलिमेंट कंपाउंड मतलब एक्स के साथ में गर्म किया, गर्म करोगे तो इम्प्योर मेटल जो एम है उसका और एक्स का जो है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, अस्थाई संकुल बन जाता है। उसके बाद वापस गर्म करोगे, इसको किसी के साथ रिएक्शन कराओगे या गर्म करोगे तो एम अलग और एक्स अलग। तो यहाँ पे जो एम मिलेगा बेटा, ये तो यहाँ पे इम्प्योर था, यहाँ प्योर मिलेगा। तो वो वाष्पशील तापीय रूप से अस्थायी यौगिक में कन्वर्ट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम अशुद्ध है, इम्प्योर है। जिरकोनियम टाइटेनियम वगैरह के लिए वन आर्कल मेथड यूज करते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये TiI4 बना देता है। ये अस्थायी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको आप वापस आगे और गर्म करोगे तो वापस Ti अलग और I2 अलग। अब यहाँ पे Ti जो है वो प्योर है, तो ये वन आर्कल मेथड हुआ करती है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला सवाल, यहाँ पे कौन सा कथन जो है सुमिलन गलत है? स्वत अपचयन, मरकरी और लेड के लिए स्वत अपचयन करते हैं, करेक्ट बात है। वैद्युत अपघटय अपचयन, जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वगैरह, उनके लिए करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं, ये भी करेक्ट है। हाइड्रो हाइड्रो धातुकर्म, हाइड्रोमेटलर्जी, ये पीबी जिंक नहीं बेटा, ये इसके लिए नहीं करते हैं, ये गलत हो गया। हाइड्रोमेटलर्जी के अंदर पहले लीचिंग करते हैं, निक्षालन करते हैं, फिर उसमें विस्थापन करवाते हैं। तो वो कब होता है, जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनके लिए ये करा करते हैं। कॉपर वगैरह हो गया, ये सिल्वर है कॉपर है, जो सिक्का धातुएं होती है उनके लिए करते हैं, ना कि पीबी और जिंक के लिए। पीबी और जिंक वगैरह के लिए तो बेटा, जैसे पीबी के लिए तो आप सेल्फ रिडक्शन कर सकते हो, स्वत अपचयन जो ऊपर लिखा भी उन्होंने, और जिंक के लिए आप रोस्टिंग कर सकते हो। एल्यूमिना तापीय अपचयन, ये अपने जो डी ब्लॉक वाले मेटल होते हैं खासतौर पे उनके लिए करा करते हैं। एल्यूमिना तापीय अपचयन के अंदर क्या होता है, जैसे आपने क्रोमियम की कोई और ले ली Cr2O3, इसको आप एल्यूमिनियम के साथ में गर्म करोगे तो Al2O3 बन जाएगा और आपको क्रोमियम मेटल प्राप्त हो जाता है। इसको एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। ये सही है, करेक्ट है। तो अपना सी वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सांद्रण अयस्क का धातु ऑक्साइड में रूपांतरण आवश्यक होता है। जो सांद्रित अयस्क होती है बेटा, उसको हम लोग धातु अयस्क के अंदर, देखो कोई भी आपको अयस्क मिलेगी खुदाई के अंदर तो पहले उसमें कचरा निकालना पड़ेगा, जो अशुद्धियां उसको निकालनी पड़ेगी। अशुद्धियों को निकालने को बेटा बोलते हैं सांद्रण। क्या बोलते हैं, सांद्रण, मतलब कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब वो सांद्रता नहीं है बेटा, यहाँ पर यहाँ सांद्रण है जिसका मतलब है अशुद्धियों को निकालना। तो अशुद्धियों को निकालने के लिए, अशुद्धियों को निकालने के लिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, सांद्रण अयस्क का धातु अशुद्धियों को निकालना, अशुद्धियों का निष्कासन। तो जब भी आप किसी भी अयस्क का सांद्रण करते हो तो उसको उसके बाद में आपको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, चाहे वो सल्फाइड हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे हाइड्रोक्साइड, कुछ भी पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड के अंदर, उसके बाद ही धातु का अपचयन किया जा सकता है। कारण क्या है कि जब धातु अपने ऑक्साइड में होगा तो थर्मोडायनेमिकली और इकोनॉमिकली उसमें से धातु का अपचयन करना आसान होता है, इसलिए धातु को पहले ऑक्साइड अयस्क में कन्वर्ट किया जाता है या ऑक्साइड रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका कारण होता है कि धातु ऑक्साइड का अपचयन करना यानी उसमें से धातु को बाहर निकालना ऊष्मा गतिकी रूप से व्यवहारिक यानी कि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल या फीजिबल होता है। ये कारण है, करेक्ट कारण है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला, निस्तापन में अभिक्रियाएं होती हैं। निस्तापन, निस्तापन में अपने पास में जिंक हाइड्रोक्साइड है, जिंक कार्बोनेट है, गर्म करेंगे उसको तो निस्तापन, निस्तापन में बेटा क्या होता है, कैल्शिनेशन। कैल्शिनेशन उसमें क्या करते हैं, किसी भी अयस्क को गर्म करते हैं, खासतौर पे कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड अयस्क को हीटिंग, किसकी हीटिंग करते हैं,
या तो कार्बोनेट, या अपने पास में हाइड्रेट, हाइड्रेट मतलब जिसमें डॉट H2O लगा हो, या फिर हाइड्रोक्साइड। और वो भी कब करते हैं हाइड्रोक्साइड वगैरह की इसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वायु की अनुपस्थिति में करते हैं, वायु की अनुपस्थिति में करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बेटा ये तो वायु की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये तो कैल्सिनेशन नहीं, रोस्टिंग है, रोस्टिंग है। ये है कैल्सिनेशन, ये भी कैल्सिनेशन है, ये भी कैल्सिनेशन है। ये तीन आपके कैल्सिनेशन है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है ये। तो 3 एस का सी जिसका अपने पास में यहाँ पर जो है वो निस्तापन हो रहा है, एक का रोस्टिंग हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, जॉन परिष्करण निम्न परिशोधन। ये भी देखो बेटा मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है। जॉन परिष्करण, जॉन बन गया डॉन, जॉन परीक्षण मतलब जोन, जोन इसको जोन बोलना चाहिए, जॉन क्या लिखा है, जोन होता है जोन, जोन रिफाइनिंग बोलते हैं इसको बेटा। जोन रिफाइनिंग का ये सिद्धांत होता है कि धातु के अंदर जो अशुद्धियां होती है वो उसके गलित रूप में अधिक घुलनशील होती है। देखो धातु तो सॉलिड होता है, वैसे पता ही है आपको, मोस्टली धातु सॉलिड ही होते हैं, उसमें अशुद्धियां रहती है, वो कम घुली हुई रहती है, लेकिन जब गला दोगे तो ज्यादा घुलेगी। तो अपन क्या करें, धातु है उसमें कोई अशुद्धियां मिली हुई है, अपन क्या करेंगे, इसको गलाएंगे तो ज़्यादा घुल जाएगी, फिर ठंडा करेंगे तो उनकी घुलनशीलता कम हो जाएगी, तो पीछे रह जाएगी और धातु जो है आगे आ जाएगा। उसको हीटर में से ऐसे पास करवाते हैं, एक रोलिंग हीटर होता है, उसको उसके ऊपर रख के ऐसे पास करवाते हैं, जिससे धातु अलग हो जाएगा और अशुद्धियाँ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपने पास में जो अगर आपको अर्धचालक होते हैं जो सिलिकॉन जर्मेनियम, उनको आपको अल्ट्रा प्योर अति शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है, तो फिर आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो ये जर्मेनियम के लिए भी लागू होती है, सिलिकॉन के लिए भी लागू होती है। ठीक है, जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए भी लागू होती है। और जर्मेनियम सिलिकॉन अल्ट्रा प्योर, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर अति शुद्ध अवस्था में इनको प्राप्त करने के लिए हम इसको प्रयुक्त करते हैं। ए और बी, उच्च वैद्युत धनी धातुओं का निष्कर्षण इनके जलीय लवण विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। जो हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होते हैं, जैसे अपने पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अगर आपको इनका निष्कर्षण करना है तो ये कह रहा है कि उनका जलीय लवण विलयनों के वैद्युत अपघटन, यानी पहले उसके लवण को जल में घोलेंगे, फिर वैद्युत अपघटन करेंगे, फिर हम उनको प्राप्त करेंगे। सही बात है क्या ये? आप सोचो जरा कि आपको नमक से सोडियम निकालना है, तो क्या आप नमक को पानी में घोल के फिर उसका लवण बना के घोल बना के फिर उसमें इलेक्ट्रोलिसिस करोगे? ऐसा पॉसिबल है क्या? देखो अगर आपने पानी में घोल दिया तो पानी के अंदर बेटा वहां पे क्या होगा, जो अपचयन होगा वो किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का अपचयन होगा और H2 गैस निकल जाएगी, धातु नहीं निकलेगा। तो अगर आपको धातु चाहिए कैथोड के ऊपर, तो फिर आपको जली विलयन नहीं लेना पड़ेगा, उस लवण का संगलन लेना पड़ेगा, फ्यूज्ड सब्सटेंस लेना पड़ेगा। मतलब NaCl में पानी की बूंद भी नहीं डालनी, NaCl को खुद को पिघलाना है, भले ही उसके लिए 1000-2000 केल्विन तापमान लग रहा हो, तो लगने दो, कोई बात नहीं। पहले आप नमक को पिघलाओ, फिर उसमें इलेक्ट्रोड डालो, फिर आप उसमें करंट पास करोगे तो कैथोड के ऊपर सोडियम जमा हो जाएगा। अगर वहीं पर आपने सोडियम का जलीय लवण लिया होता तो कैथोड के ऊपर सोडियम का अपचयन नहीं होकर वहां पर वाटर का अपचयन होता है, H2 का अपचयन होता है, और जिससे H2 गैस प्राप्त हो जाती है, क्योंकि H2 का जो है SRP की वैल्यू सोडियम प्लस के SRP से ज़्यादा होती है, तो वाटर का वहाँ पर अपचयन हो जाता है। तो ये गलत बात है। उच्च वैद्युत धनी धातु का अपचयन रासायनिक अपचयन प्रक्रम द्वारा नहीं हो, उच्च वैद्युत धनी धातु का अपचयन रासायनिक अपचयन प्रक्रम द्वारा नहीं हो सकता है। बेटा केमिकल जो रिडक्शन प्रोसेस होती है वो अपने पास में हाई रिएक्टिव मेटल के लिए काम में नहीं आती। वो जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं, जिंक वाले ऑक्साइड हो गए, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड वगैरह हो गए, या फिर नीचे वाले जो अपने कम रिएक्टिव होते हैं उनके लिए काम आती है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके लिए रासायनिक अपचयन जो होता है ये काम में नहीं आता है। तो इसके अपने पास में ये स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन दोनों गलत हो गए यहाँ पर। असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, रीजन भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। प्रगलन में, प्रगलन मतलब स्मेल्टिंग, किसी भी एस को कार्बन के साथ जब उसका करते हैं, सांद्रण करते हैं, उसको बोलते हैं प्रगलन। प्रगलन में भर्जित एस को गालक की उपस्थिति में चूर्णित कोक के साथ गर्म करते हैं। सही बात है, भर्जित एस का मतलब है कि एक एस इसका भर्जन किया जा चुका है। जैसे मान लो ये अपने पास जिंक सल्फाइड है, ठीक है,
जिंक सल्फाइड ले ली मान लो आपने, या आपने लेड सल्फाइड ले लिया, कोई ले लो आपने, कौन सी ले ली, जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड का आपने पहले वर्जन किया, ऑक्सीजन की वजह से इसमें गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड बनी। अब आपको इसमें से कार्बन निकालना है, तो इसको बोलते हैं भर्जित अयस्क, जिसका वर्जन किया जा चुका है। इसको आप कार्बन के साथ गर्म करोगे बेटा। स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग प्रगलन, मतलब कार्बन के साथ गर्म करके उसका अपचयन करना। तो यहाँ पे जिंक अलग हो जाएगी और CO या CO2 वगैरह अलग बन जाएगी। तो ये अपने पास में, इसमें थोड़ा सा कोयला मिलाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कोयला मिलाते हैं। तो कोयला क्यों मिलाते हैं? तो भाई कोयला ही तो अपना कार्बन है, कोयला ही तो अपचायक है। ये मैंने C लिखूं या मैं को लिखूं, बात तो एक ही है, ठीक है। धातु ऑक्साइड C या CO द्वारा धातु में अपघटित होते हैं तथा अशुद्धियों को धातु मल के रूप में हटा ले जाते। सही बात है, धातु ऑक्साइड जो होते हैं ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पर जो है नहीं, मतलब धातु ऑक्साइड को अगर आपको तोड़ना है, इसका अपचयन करना है, तो आपको कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करना पड़ेगा। तो ये बात इसने बिल्कुल करेक्ट कही है। और जो इसमें धातुमल होता है, अशुद्धियां जो होती है, अशुद्ध यानी कि इम्प्योरिटी होती है, उसको आप धातुमल के रूप में इसको हटा सकते हो। अब धातुमल के लिए हटाने के लिए उसमें गालक भी डालना पड़ेगा। इसने गालक लिखा नहीं है, लेकिन ये हमने मान लिया है कि गालक भी डालेंगे साथ में तो अशुद्धियां धातुमल के रूप में निकल जाएगी। करेक्ट बात है, दोनों बातें करेक्ट बताइए, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, कॉपर पायरेटीज, कॉपर पायरेटीज क्या होता है? CuFeS2 कि कॉपर के निष्कर्षण में परावर्तन में सिलिका को गालक के रूप में लेते हैं। सही बात है बेटा, कॉपर का जब भी निष्कर्षण करते हैं तो उसमें गालक के रूप में क्या लेते हैं? सिलिका लेते हैं। सिलिका क्या करती है? उसके अंदर FeO की जो अशुद्धि होती है, ठीक है, वो उसको निकाल लेती है, बाहर निकाल लेती है, धातुमल के रूप में उसको अलग कर लेती है। ये तो बात करेक्ट है बेटा। सिलिका इसके गलना को कम करती है। नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। गलना काम नहीं करती सिलिका। सिलिका तो क्या करती है, वो उसके अंदर जो अशुद्धि होती है उसको वो धातुमल के रूप में अलग कर लेती है। तो ये बात गलत होगी, ये वाली करेक्ट है, ये गलत है। असेशन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ये हो जाएगा सी आंसर इसका। बस ठीक है, इतना ही था अपने पास में, खत्म हो गया बेटा मेटलर्जी वाला पोर्शन। बस एक सवाल आएगा, अगर आएगा तो, नहीं तो जनरली नहीं आएगा। इससे आ सकता भाई, ये देखो सिलेबस में तो आ सकता, पर एक से ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसको आप जो है, जो आपको लगता है एलिंगम डायग्राम वगैरह जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप एक बार जरूर थ्योरी इसकी पढ़ के जाए। और एक जरूर बात आप काम करें, NCERT में एक अयस्कों की लिस्ट दे रखी है, जो मैंने अपने लेक्चर के अंदर भी पढ़ाई थी। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हैं प्रयास 2.0 वगैरह के, तो मैंने आपको टेबल दी थी, उसके अंदर सभी अयस्कों के फॉर्मूले लिखे हुए थे। तो एक बार फॉर्मूले याद कर देना, डोलोमाइट क्या है, कार्नालाइट क्या है, बॉक्साइट क्या है, कॉपर पायराइट क्या है, सबके फॉर्मूला लिखे हुए थे बेटा। फॉर्मूला जरूर आ सकता है, क्योंकि जनरली जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन आता है ना, तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है कि कौन से अयस्क का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो उसको आप एक बार देख लेना। और बाकी आप सभी को अपने जे एडवांस के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो, आप सभी को बढ़िया IIT मिले, बढ़िया IIT के अंदर आपको बढ़िया ब्रांच मिले, ऐसी मैं आपके लिए दुआ कामना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।